आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टेरिसिस, शैथिल्य। आखिर शैथिल्य है क्या? तो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनका एक गुण है, उनकी एक प्रॉपर्टी है हिस्टेरिसिस, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो कि लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन का अध्ययन करने के लिए इसे हम धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर रख देते हैं। ये धारावाही प्रणालिका है और इसकी अक्ष पे हमने इसको रख दिया। अब जब रख दिया तो हम जब प्रणालिका के भीतर H बराबर NI होता है, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, H बराबर NI। अब अगर हम I का मान बढ़ाएंगे तो H का मान बढ़ेगा, और H का मान बढ़ेगा तो इस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता मतलब I बढ़ेगी। ठीक, तो अब हम H और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम H का मान बढ़ाते जाते हैं और ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक, ये मान लो A स्थिति है। अब हम जब H के मान को कम करते हैं, H का मान कम करने का मतलब है परिनालिका में बहने वाली धारा के मान को हम कम करते हैं, तो H का मान कम होता है। जब H का मान कम होता है तो I का मान कम होता है। ठीक, I का मान कम होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसी पथ पर ग्राफ वापस नहीं हो रहा है, बल्कि पथ दूसरा है। और दूसरे पथ का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? H। फिर जब हम इसके अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ रख देते हैं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? I। I का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मान लो कि 100 परमाणु हैं, तो वो परमाणु अपने आप में एक परमाणुवीय चुंबक की भांति काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो वो एक धारा लूप की भांति व्यवहार करते हैं, जिस कारण से प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति काम करता है। तो अगर मान लें कि इस पूरे पदार्थ में 100 परमाणुवीय चुंबक हैं, अब इसको जब परिनालिका में धारा बह रही है तो इसके भीतर जब इसको रख दिया तो अभी तो क्या था कि इसमें ये सारे जो परमाणुवीय चुंबक हैं अस्त व्यस्त हैं, लेकिन जब इसमें हमने रख दिया तो फिर क्या हुआ? ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, एक दिशा में ये संरेखित हो गए। जब एक दिशा में संरेखित होंगे तो इसका जो I है वो अधिकतम हो जाएगा, तो अधिकतम हो जाएगा, लेकिन H का मान अगर हम और बढ़ाएंगे तो फिर I और नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? कि जब इसमें 100 परमाणु हैं, परमाणुवीय चुंबक, और 100 एक ही दिशा में अलाइन हो चुके हैं, तो अब H का मान चाहे कितना बढ़ाओ, I का मान फिर और नहीं बढ़ता है। इसे हम कहते हैं संतृप्त अवस्था। क्या कहते हैं? संतृप्त अवस्था। अब यदि हम धारा के मान को कम करें तो H का मान कम होगा, और जब H का मान कम होगा तो I का मान भी कम होगा, लेकिन जो कुछ परमाणु इसके एलायन हो गए थे, मान लो 100 परमाणु एक दिशा में एलायन हो गए, अब इसमें हमने धारा विपरीत दिशा में बहने लगी, तो इसके 100 में से हो सकता है कि हमने पहले 4 परमाणु इसकी दिशा में हो गए, जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उल्टी धारा बहने के कारण, विपरीत दिशा में धारा बहने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके कारण इसके मान लो पहले 4 परमाणु विपरीत दिशा में हुए, फिर 6 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 40 हुए, 50 हुए, 60 हुए, लेकिन कुछ परमाणु तो ऐसे होंगे जो अब भी पहले की ही स्थिति में बने रहेंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि अगर H का मान कम होगा तो I का मान फिर भी कम तो होगा, लेकिन पूर्णतः कम नहीं होगा। अगर पूर्णतः कम होता तो ग्राफ इसी रास्ते से वापस होता, लेकिन इसी रास्ते से वापस नहीं हो रहा है, जो ये प्रदर्शित करता है कि H का मान कम करने से I का मान कम तो होता है, लेकिन H और I समानुपाती नहीं है।
समानुपाती का मतलब तो ये हुआ कि H का मान कम हो रहा है तो I का मान समानुपात में कम होना चाहिए, तो ग्राफ फिर क्या होता, इसी रास्ते से वापस आता। लेकिन यहाँ पर ये पथ दूसरा बन रहा है जो प्रदर्शित कर रहा है कि H के मान के कम होने से I का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये स्थिति बन गई B। अब देखो, जब H का मान शून्य है, हमने घट करके कहां पे आ गए, शून्य, तब I का मान कितना है, OB के बराबर। इसका मतलब है कि जब H का मान शून्य है तब भी इस मैग्नेटिक सब्सटेंस में, इस चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ में अब भी चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक, और कितना है, OB के बराबर। तो यही इसकी हो गई धारणशीलता, रिटेंटिविटी, जो ये लिखी है धारणशीलता। ठीक है, अब हम H के मान को विपरीत दिशा में, ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं। तो जब ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं तो I का मान कम होने लगता है, I का मान कम होने लगता है, और एक निश्चित मान पर इस I का मान घटकर कितना हो जाता है, शून्य। ये स्थिति है C मान लो। ठीक है, तो ये इस पर कितना हो गया, घट करके शून्य। अब यहां O से C तक की दूरी क्या है, इसे हम कहते हैं निग्राहिता। क्या कहेंगे इसको, निग्राहिता कहते हैं, जो ये लिखी है निग्राहिता। अब अगर हम H के मान को और ऋणात्मक बढ़ाते हैं तो फिर I का मान भी इस तरीके से बढ़ता है। ठीक, I का मान। और अगर हम अब H के मान को धनात्मक में ले जाएं तो इसका ग्राफ इस तरीके का हमें प्राप्त होता है। तो A, B, C, D, E, F, ये ग्राफ हमें मिल गया। अब हम ग्राफ से देख लें क्या हमें स्पष्ट हो रहा है। पहला नंबर कि जब I का मान 0 है, I मतलब बहने वाली धारा का मान 0 है तो H का मान 0 है, और जब H का मान 0 है तो I का मान 0 है। ये बिंदु O प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर, जब H का मान अधिकतम, मतलब H का मान हम बढ़ाते जा रहे, जब H का मान अधिकतम है तब I का मान अधिकतम बढ़ता तो है लेकिन एक समय बाद स्थिर हो जाता है। ठीक, और स्थिर हो जाता है, ये बिंदु A है जिसे हम कहते हैं संतृप्त अवस्था। किसकी, I की। जब H घटाते हैं, अब हमने H का मान घटाने लगे तो I घटता है, I का मान देखो घट रहा है, परंतु पथ बदल जाता है, मतलब उसमें चुंबकत्व तो रहता है। देखो लिखा है, मतलब उसमें चुंबकत्व रहता है। जब H बराबर शून्य, यहां पे H का मान शून्य है, तब I का मान शून्य नहीं है, तब I का मान कितना है, OB के बराबर। ठीक, और I तो ये कितना हो गया, तब ग्राफ ये AB द्वारा प्रदर्शित है। इसे धारणशीलता कहते हैं। ये कौन सी धारणशीलता है, OB है, जो ये है धारणशीलता। OB को हम कहते हैं धारणशीलता। ग्राफ तो AB है लेकिन ये OB पथ जो है वो इसे हम कहते हैं धारणशीलता कहते हैं। लिख दें, धारणशीलता कहते हैं OB। ठीक, अब अगला है जब H निगेटिव, अब हमने H का मान निगेटिव में बढ़ाने लगे तब I का मान क्या हुआ, I का मान घटने लगा। देख रहे होंगे चित्र में, ये I का मान घटने लगा एक निश्चित मान पर। निश्चित मान कौन है, C पर क्या हुआ, I शून्य होगा। I शून्य जब हो गया तो ये जो BC है ये तो ग्राफ है, और OC जो है इसे हम कहते हैं निग्राहिता। ठीक, इस निश्चित मान OC को हम निग्राहिता कहते हैं। ये जो है यहां से लेकर के ये है निग्राहिता। ठीक है, जब H का मान ऋणात्मक है अधिकतम में तब I का मान बढ़ता है। ये देखो बढ़ गया यहां पर, और क्षण विपरीत दिशा में चुंबकित होती है, क्योंकि धारा विपरीत दिशा में है
तो छड़ भी विपरीत दिशा में चुंबकित होती है, ठीक, जो कि CD के द्वारा प्रदर्शित है। और H का मान जब हम धनात्मक में बढ़ाते हैं, अभी तो ये ऋणात्मक में अधिकतम है, जब हम धनात्मक में बढ़ाते हैं तो इसका पथ देखो बदल गया और ग्राफ कौन सा हमें प्राप्त होता है, DEFA प्राप्त होता है। अब ये तो हमें ग्राफ से ये चीज स्पष्ट हुई। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो सबसे पहला निष्कर्ष है धारणशीलता। क्या हुई धारणशीलता, चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में अवशेष चुंबकत्व को उसकी धारणशीलता कहते हैं, जो कि OB भाग द्वारा प्रदर्शित है ग्राफ में। कोएर्सिविटी क्या है कि पदार्थ के अवशेष चुंबकत्व जो इसमें रह गया था उसको समाप्त करने के लिए ही तो विपरीत दिशा में H लगाया, H का मान नेगेटिव लगाया। पदार्थ के अवशेष चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, निग्राहिता। अब बात आई शैथिल्य की। हमने शुरू में शैथिल्य क्या बताया था, लौह चुंबकीय पदार्थ का एक गुण है शैथिल्य, यही तो बताया। यहां पे क्या लिखा है कि चुंबकन की तीव्रता I, जो I है, वो सदैव आरोपित क्षेत्र H के पश्चगामी रहती है। पश्चगामी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप हमसे आगे अगर चल रहे हैं, हम आपको 5वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने लगे 6वां चैप्टर, तो आप अग्रगामी हैं हमसे और हम आपसे पश्चगामी हैं। ऐसे ही यहां पर I सदैव आरोपित क्षेत्र H के पश्चगामी रहती है। क्यों, कैसे हमें पता चला, ऐसे कि जब H का मान 0 है तो I का मान 0 नहीं है, ठीक। इसलिए I का H से पश्चगामी रहना यही शैथिल्य कहलाता है। तो परिभाषाएं आपको हमने 2 प्रकार से लिखवा दी। अब शैथिल्य वक्र या शैथिल्य लूप किसे कहते हैं, तो देखो हिस्टैरिसीस कर्व और लूप क्या है, बंद वक्र शैथिल्य वक्र कहलाता है। ये बंद वक्र है जो ABCDEFA, इसको हम कहते हैं शैथिल्य वक्र। और इस शैथिल्य वक्र में आप क्या देखते हैं कि मैग्नेटाइज्ड O से A तक क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड हुआ, और A से C तक क्या हुआ, डिमैग्नेटाइज्ड हुआ, मतलब विचुंबकित हुई, छड़ विचुंबकित हुई है। और फिर C से D तक क्या हुआ, फिर मैग्नेटाइज्ड हुआ, किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। फिर डीमैग्नेटाइज्ड हुआ कहां से, F तक, और फिर डीमैग्नेटाइज से फिर मैग्नेटाइज हुआ A तक। तो इस प्रकार से मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज और फिर डीमैग्नेटाइज और फिर उसके बाद में मैग्नेटाइज। तो ये एक लूप बनता है जिसे हम शैथिल्य लूप या शैथिल्य वक्र कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं विचुंबकन। तो देखो पिछले हम वीडियो में परमाणुवीय मॉडल के आधार पर हमने विचुंबकन की व्याख्या की है, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर हम किसी भी चुंबकीय छड़ को हथौड़े से पीट दें या क्यूरी ताप से ऊपर गर्म कर दें तो छड़ विचुंबकित हो जाती है। इसके अलावा छड़ को विचुंबकित करने का एक प्रोसेस और है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि छड़ को विचुंबकित करने के लिए उसे परिनालिका के भीतर रख देते हैं। जैसे ये परिनालिका है, इसके भीतर हमने छड़ को रख दिया। लगातार घटती हुई धारा फिर उसमें प्रवाहित करते हैं। धारा का मान 0 होने पर पदार्थ को परिनालिका से बाहर निकाल लेते हैं। यह विचुंबकित छड़ होती है। तो ये तो हो गई छड़ का विचुंबकन। अब हम पढ़ते हैं नरम लोहे और स्टील के चुंबकीय गुणों की तुलना। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों का हिस्टैरिसीस कर्व खींचते हैं, जो कि आप स्पष्ट देख रहे होंगे। ये नरम लोहे का है और ये स्टील का है। नरम लोहे की धारणशीलता स्टील से अधिक है। कैसे पता चला, ये देखिए धारणशीलता O से B डैश तक है स्टील की और O से B तक है नरम लोहे की। तो नरम लोहे की धारणशीलता ज्यादा है, ठीक है। नरम लोहे की निग्राह्यता स्टील से कम है। निग्राह्यता
ये देखिए नरम लोहे की निग्राह्यता O से C तक और स्टील की निग्राह्यता O से C डैश तक। तो नरम लोहे की निग्राह्यता कम है, स्टील की ज्यादा है। ठीक, नरम लोहे के शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो नरम लोहे के शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल का मतलब है हिस्टैरिसीस लॉस या शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि का मतलब है ऊर्जा की हानि। ठीक, वो कम है, जबकि स्टील का क्षेत्रफल ज्यादा है, हिस्टैरिसीस एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि नरम लोहे का चुंबकन व विचुंबकन दोनों शीघ्रता से होते हैं और स्टील का चुंबकन व विचुंबकन कठिनता से होता है। ठीक, इसी कारण से जो अस्थायी चुंबक हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं और स्थायी चुंबक फौलाद लोहे के बनाए जाते हैं। अब अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? तो देखो, अस्थायी चुंबक का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में, मोटर या डायनेमो की क्रोड में उनका उपयोग किया जाता है। इसी कारण से स्थायी चुंबक का उपयोग दिक्सूचक बनाने में, लाउड स्पीकर में, विद्युत मापक यंत्रों में इनका उपयोग होता है। तो ये आज हमने सीखा और इसी के साथ ये चैप्टर